सबको रिकॉल कर ले अपने जहन के अंदर, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितनी भी चीज तेजी से, जो भी चीज बहुत तेजी से मशहूर हो रही है, बहुत तेजी से ऊपर आ रही है, वो उतनी ही तेजी से नीचे जाएगी। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल को कोट करना चाहूंगा कि शायद आप में से किसी को ये पता हो कि एक फ्री हैंड नामी टूल आया करता था, जिसको लोग मार्केट में इस्तेमाल करते थे। पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग वाले भी इसको इस्तेमाल करते थे अक्सर। अच्छा, उस दौरान फ्री हैंड टूल भी था, उस दौरान एडोब फोटोशॉप भी था, उस दौरान इलिस्ट्रेटर भी था, उसी दौरान आपका कॉरल ड्रॉ था, और उसी दौरान जो है आपका इन पेज और वर्ड भी था, जिसपे ये सारे काम वगैरह छोटे मोटे आप पम्पलेट वगैरह प्रिंट करने हो, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब फ्री हैंड आया तो लोगों का रुझान इस तरफ हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया इस पे काम करके, और लोगों का रुझान मेन सॉफ्टवेयर से हट के इनके ऊपर आ गया। बड़े सॉफ्टवेयर को उन्होंने छोड़ दिया और ये कहा कि यार ये फ्री हैंड जो टूल है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इससे हम सारे काम कर सकते हैं। इसके अंदर वो फंक्शन है जो कोरल ड्रॉ में है लेकिन बड़े मुश्किल से होते हैं, और जो एडोब फोटोशॉप के अंदर हैं लेकिन वो भी बड़े मुश्किल से होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी भी जगह पे आप फ्री हैंड को चलता हुआ देख रहे हैं? कहीं पे उसका फ्री हैंड का यूज है? कहीं पर नहीं है। जिसको नहीं मालूम, खैर मैं उस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो एक टूल था, एक सॉफ्टवेयर था जो स्टार्ट हुआ, और चूंकि उसके अंदर स्किल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो इसी तरह वेब डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग के दौर के अंदर HTML था, CSS था, जावा भी था, PHP भी था। उसी दौरान एक आ गया नया ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसपे कोड करना जरा आसान था, उस पे कोडिंग वगैरह आपको ज्यादा उस पे नहीं करनी पड़ती थी। तो लोगों का रुझान ड्रीम वीवर की तरफ चला गया। उन्होंने CSS को छोड़ दिया, HTML को छोड़ दिया, जावा को छोड़ दिया। उन्होंने बोला भाई ड्रीम वीवर के ऊपर सारा काम करेंगे। आज के दौर में HTML जिंदा है, CSS जिंदा है, जावा जिंदा है, PHP जिंदा है, ड्रीम वीवर का नाम खत्म हो गया मौजूदा वक्त में। और ये आज और पुराने दौर की बात का मतलब ये है कि चंद साल पहले, 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये सारी एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं एडोब और कैनवा को आपस में रिलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर ऐसा ऑडियंस हमें मिलते हैं कि एग्जाम्पल्स के बाद भी उनको बात समझ नहीं आती मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ना मैं ड्रीम वीवर को बुरा कह रहा हूँ, ना मैंने फ्री हैंड को बुरा कहा, और ना ही मैं कैनवा को बुरा कह रहा हूँ। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ लॉन्ग टर्म चलेगी वो स्किल्स आप अडॉप्ट करें। आपने सीखना ही है ना। जब आप 2 महीने लगा के कैनवा सीखें, वही 2 महीने लगा के एडोब फोटोशॉप सीख लें, वही 2 महीने लगा के एलिस्ट्रेटर सीख लें, तो एडोब फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्टूडियोज में यूज होते हैं, जो मतलब कह लें कि एवरग्रीन है, जो हमेशा इस्तेमाल होने वाले हैं। कैनवा है, कैनवा आज आया है, बहुत इजीली लोग यूज कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा यूज करने से। कुछ अरसे बाद कैनवा की तरह दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, फिर लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे, फिर थोड़े अरसे बाद दूसरा तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। तो आपकी स्किल्स कहाँ पर है? आपकी स्किल्स कहीं पर नहीं है। फिर पेड वर्जन के ऊपर बात करते हैं। आपको पैसे देने हैं, फिर एक बंदा एक लाइसेंस खरीद लेता है, वो लोगों में फिर 200-200 रुपए के बांट रहा होता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। बिलीव मी, अगर आप फ्रीलांसिंग पे जा रहे हैं और आप सस्ते लाइसेंस खरीद के इस पे काम कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। बिकॉज आर पीपल डजन डू नॉट नो अबाउट द कॉपीराइट सिस्टम। हमारे लोगों को कॉपीराइट सिस्टम के बारे में नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि कॉपीराइट होता क्या है। और दुनिया में जितने भी क्राइम है, उनमें से टॉप क्राइम साइबर साइबर क्राइम की जो किस्म है वो टॉप क्राइम कहते हैं। और साइबर क्राइम किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि आप वर्चुअली कोई चीज चोरी कर रहे हैं। तो जब आप
किसी प्रोडक्ट को ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेंगे जो कि एक लोकल लाइसेंस से आपने खरीदा हुआ है, और उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो दो नंबर ही होगी। एक आदमी, एक कंपनी है, वो कंपनी मुझे अगर कोई लाइसेंस किसी सॉफ्टवेयर का 10,000 का दे रहा है और मैं किसी आम आदमी से वो लाइसेंस 500 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। वरना कंपनी पागल है कि किसी को वो 500 रुपये में दे रही है, किसी को 10,000 रुपये में दे रही है, ऐसा ही है ना। तो वो जो कुछ ना कुछ गलत है, जब आप उस पे इंटरनेशनली काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग तो ज्यादातर लोग सारा ऑनलाइन ही करते हैं ना तकरीबन। जब आप ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे और जहां वो कॉपीराइट में आके फंस गया, ना सिर्फ आपका पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो जाएगा जो भी आप फ्रीलांसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आपने जितनी भी मेहनत की है, क्योंकि अकाउंट बंद, इसका मतलब जितने भी, ऐसा हुआ कि आपने फिजिकली एक बहुत बड़ा होटल रेस्टोरेंट बना लिया आपने एक ठेले से, और अचानक से जल्जला आया और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आपका गिर गया। तो आपने ऑनलाइन अकाउंट के ऊपर 2 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की, 6 साल, 8 साल मेहनत की, जैसे ही उस पर स्ट्राइक आई या वो बंद हो गया, तो आपकी इन 8 सालों की मेहनत गई पानी। मतलब उस वक्त परेशान हो जाता है बंदा, आधा मेंटल हो जाता है कि मैंने करना क्या अब, 8 साल की मेरी मेहनत चली। एक नुकसान ये भी है ऑनलाइन बिजनेस का, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको अपना प्लेटफॉर्म मेंटेन करना आना चाहिए, और उसके अंदर साइबर क्राइम तो मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉइंट है कि सबसे पहले कुछ सीखे ना सीखे, साइबर क्राइम को पहले सीखे। वो हमारे इस वर्कशॉप में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये टिप है कि आप साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें कि ऑनलाइन काम करते हुए साइबर क्राइम से किस तरह बचा जाए। आपको पता भी नहीं होगा, एक तो होता है ना जानबूझ के क्राइम करना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप साइबर क्राइम कर रहे होंगे। इस चीज को जरा सा देख लें। सो ग्राफिक्स के अंदर आप स्किल सीखें। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी सॉफ्टवेयर की बुराई नहीं कर रहा, आपका अगर माइंड है वही सीखने का, आप बिल्कुल सीखें। लेकिन अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप लॉन्ग टर्म सोचें। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग आपकी बंद भी होगी, आपके पास स्किल्स है। आप किसी स्टूडियो में जाओगे, उसको बताओगे जी मैं 2 साल से एडोब फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे लोगो हैं, ये मेरा वर्क है, ये मेरी पीएचडी फाइल है, ये मेरी पीएनजी फाइल्स हैं, इतनी कंपनी के साथ मैंने काम किया है, वो आपको फौरन रख लेंगे। बट आप 2 साल नहीं 10 साल कैनवा के ऊपर काम का एक्सपीरियंस लेके जाते हो किसी स्टूडियो के अंदर, और उसको बोलते जी मैं कैनवा पे काम करता हूँ, आपको बोलेगा जाओ यहाँ से, हम कैनवा पे काम नहीं करते। आज तक मैंने जितने चैनल्स का विजिट किया है, चाहे वो मेट्रो वन हो, चाहे वो टीवी वन हो, हमारा अपना बिनोरिया मीडिया है, कैनवा पे काम नहीं करते। अगर करते भी हो तो फिर क्या है, छोटी सी मिसाल है ना। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी एक वेबसाइट है, जैसे इल्म फॉर एवरीवन है, mlfanfan.com है, और दूसरी वेबसाइट है, और मैंने लोगो बनवाना है। सही है, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल हफीज साहब। मैं अब्दुल हफीज साहब को कह रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट ये है, इसके लिए मुझे एक बेहतरीन सा लोगो बना के दे दें इलिस्ट्रेटर पर। अब्दुल हफीज साहब मुझे कहेंगे सर ठीक है मैं आपको बना के दे रहा हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे सर? मुझे चाहिए इलिस्ट्रेटर पे। वो कहेंगे नहीं आपको लोगो चाहिए ना, मैं आपको लोगो बना के दूंगा। जो ना समझ आदमी होता है वो यही कहता है, बोलते हैं बस मुझे लोगो चाहिए। उसको ये नहीं पता होता कि मेरा लोगो कितनी जगह पे इस्तेमाल होगा, उसके अलग अलग साइज होंगे, कहीं पर वो बड़े साइज पे लगता है, कहीं पर पिक्सल ज्यादा चाहिए, कहीं पर कम चाहिए, और इस तरह करने से ये चीजें मतलब मिक्सड अप भी ना हो ना इसके अंदर। अभी साहब कहते हैं जी मुझे ये नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं आपको कैनवा पे बना के दूंगा, इलस्ट्रेटर पे आपको नहीं बना के देता। तो मैं इसको बोलूंगा कि सर आप 5 नहीं 50,000 रुपए ले लें, लेकिन कैनवा पे ना बनाए, इलस्ट्रेटर पे चाहिए। और अगर मुझे ये दोबारा ये डील करता है कि सर मैं तो कैनवा पे ही आपको बना के दूंगा, तो मेरे जहन में एक बात आएगी, जो मेरे जहन में आएगी, जो एक आम से लर्नर के जहन में आएगी, आप सारे जो बैठे हैं उनके जहन में भी ये बात आएगी, यार अगर कैनवा पे ही बनाना है तो मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखकर मैं खुद क्यों ना बना लूं। क्या ख्याल है? लखपति के जहन में भी ये बात आएगी, करोड़पति के जहन में भी ये बात आएगी, क्योंकि हर आदमी 5-10 हजार रुपए बचाता है अपने। तो मैं कहूंगा कि मैं तो 50,000 देने को तैयार था, 50 क्या, अब तो मैं 5 भी नहीं दे रहा, क्योंकि अगर कैनवा पे बनाना है तो मैं खुद क्यों ना बना लूं।
भरा पड़ा है यूट्यूब कैनवा के ऊपर। इलिस्ट्रेटर का भी भरा पड़ा है, फोटोशॉप का भी भरा पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं भरा पड़ा। लेकिन अगर आप इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप को सीख रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी जरूरत है। दूसरे किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी कहीं कहीं उसकी जरूरत है। बड़े पैमाने पे आप काम नहीं कर सकते। मतलब छोटे मोटे लोग जिनको पता ना हो, जिनको फिक्र ही ना हो भाई किसी हमें तो कैनवास, जैसे मिसाल के तौर पे हमें तो सस्ता टिक्का चाहिए, 250 रुपए का जो चेस्ट पीस मिल रहा है, 250 रुपए का क्वार्टर ब्रोस्ट मिल रहा है, मुझे तो वो चाहिए। अब वो मरी हुई मुर्गी का हो या जिंदा मुर्गी का हो, मुझे क्या लेना देना। एक जगह पे 500 रुपए का ब्रोस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह पे 250 रुपए का ब्रोस्ट मिल रहा है, तो मुझे तो ब्रोस्ट चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपको बोलेंगे जी एक बंदा मुझे 50,000 का लोगो बना के दे रहा है तो मुझे 5,000 का लोगो बना के दे रहा है। तो जब ऐसे बंदे हैं सॉरी से कि वो ना समझ लोग हैं, वो लो क्लास के लोग हैं। और अगर आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपका बिजनेस भी लो स्टेटस ही रहेगा, आपका बिजनेस कभी भी हाई स्टेटस पे नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद द हाई स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। आपको तो उनके साथ काम कर, अपना बिजनेस देखो, अगर अपने बिजनेस को आपने बढ़ाना है ना तो आपको हाई सोसाइटी के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। इट डजंट अबाउट द स्टेटस ऑफ द पर्सन, मैं पर्सन के स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो छोटा होता है कि बड़ा होता है, नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे अगेन हलवा, बल्कि मैं अभी कल परसों की हम फ्रेंड बैठे हुए थे सारे दोस्त यार, तो एक दोस्त बता रहा था, एक तरफ इशारा करके, हम फिश खा रहे थे, तो वो बता रहा था कि जी ये सामने जो है ना ये हलवा पूरी बड़ी जबरदस्त की होती है। तो दूसरे दोस्त ने बताया यार हमारे घर के बराबर में उस तरफ है, उसकी तो लाजवाब है, उसकी सस्ती भी है, वो हलवा भी फ्री में देता है और वो 3 पूरियों के साथ 2 छोलों की थैलियां देता है, बड़ी वीआईपी है, जबरदस्त किस्म की। दूसरा कह रहा है नहीं इधर ऐसा नहीं है, ये सामने बड़ी बेकरी बनी हुई थी, उसने कहा यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर खाली पूरी बस, हलवा चाहिए उसके पैसे अलग, छोले वोले चाहिए, तरकारी चाहिए उसके पैसे अलग, अचार चाहिए उसके पैसे अलग, चटनियां वटनियां एक ही दवा मिलेंगी, ज्यादा चाहिए उसके पैसे अलग। अगर कंज्यूमर की निगाह से देखें, मतलब चीजें लेने वालों की निगाह से देखें, तो मेरे लिहाज से वो बंदा बहुत जबरदस्त है। वहां चीज सस्ती भी मिल रही है, जायकेदार भी है, अच्छी भी है, ज्यादा मिकदार भी है, तो मैं तो उसी को। लेकिन अगर मैं बिजनेस के हवाले से देखूंगा, मैंने खुद हलवा पूरी बेचनी है अगर, तो मैं कहाँ जाऊंगा कि जहां लोग सस्ता लेते हैं वहां पर, या जहां पर लोग महंगा खरीदते हैं वहां पर। मेट्रो मॉल के अंदर, इम्तियाज मॉल के अंदर, इसी तरह जो डॉलमैन है और इस तरह और बहुत सारे मॉल्स हैं, लोग वहां जाकर अपने प्रोडक्ट्स को क्यों लगाते हैं। रिस्ट वॉच बेच रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, क्यों? तो वहां पर भाई हाई सोसाइटी के लोग आ रहे हैं और 5,000 वाली चीज 25,000 रुपए में आपसे लेकर जा रहे हैं। 5 वाली चीज कितने में? 25,000 रुपए में आपसे लेकर जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस कि आप बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन किन लेवल के लोगों के साथ कर रहे हैं, सही है। तो हमारे पास जो ग्राफिक्स के ऊपर जो मैंने अभी बात की ना, यही स्ट्रेटेजी तमाम बिजनेस के ऊपर है। क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर सबसे पहले हमने पॉइंट इधर ही रखा, क्योंकि लोग ज्यादातर जो है वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर के ऊपर मोबाइल के अंदर पोस्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं। मैंने कई दफा, मेरे कुछ साथी हैं, एक स्कूल है किसी मदरसे में, कहीं पर वो पोस्ट बन रही है, सर ये पोस्ट देख लें जरा, उसमें कोई गलती हो तो बता दें। नहीं सही बनी हुई है, किस पे बना रहे हैं? और मोबाइल के ऊपर बनवा रहा हूँ, बंदा रखा हुआ है उन्होंने, पैसे दे रहे हैं उसको, मोबाइल के ऊपर बनवा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि शायद उस बच्चे को नीड हो, जरूरत हो, उसने थोड़ा बहुत मोबाइल पे सीख लिया, वो काम कर रहा हो, अच्छा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। खिलाफ मैं इस बात की हूँ कि उसने अपनी स्किल्स को दबा दिया। अब वो 4 साल मोबाइल पे काम कर ले, खाली उस इदारे तक महदूद है। मेरे पास अगर कोई आएगा ना, वो बोलेगा सर मैं आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहता हूँ, पोस्ट डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मोबाइल पे मेरे पास 4 साल का बिजनेस है, मैं कहूँगा सॉल्व, मुझे नहीं चाहिए। किसी भी बड़ी कंपनी के पास आप जाएंगे, वो बोलेगा तो 4 साल उसने जाया किए अपने या नहीं? टाइम थोड़ा सा उसने बचा लिया, उसने बोला मैं फोटोशॉप पे, इलिस्ट्रेटर पे काम करूंगा अगर, या कोई और बड़ा प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, अगर मैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उस पर मैं काम करूंगा,
तो वहां 1 घंटे में एक पोस्ट बन रही है, मोबाइल के ऊपर मैं आधे घंटे में पोस्ट बना रहा हूँ, एक हाथ से खाना भी खा रहा हूँ और मोबाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ। सही है, कान में हैंड फ्री लगाए हुए म्यूजिक भी सुन रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। घर पे बैठा हुआ हूँ, होटल पे बैठा हुआ हूँ, चाय भी पी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। यहाँ तक तो उसने अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन उसने अपने करियर को तबाह कर दिया। बाज़ औक़ात इंसान छोटे बेनिफिट की वजह से बड़े बड़े बेनिफिट्स को लात मार देता है। तो ये स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को आप समझेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगली फील्ड है राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ग्राफिक्स के हवाले से मजीद एक्सप्लेन कर लूँ कि बहुत सारी फील्ड हैं, कंपनीज हैं। चूंकि वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग आम हो गई है, तो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट जब आम होगी तो लोग लोगो बहुत बनाते हैं। अपनी हर बंदा अपनी कंपनी का लोगो, आजकल तो लोग अपने नाम का लोगो बना रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कुछ डीपी वगैरह पे फेसबुक की, या फिर अपने व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे जब डीपी लगती है तो आप देखा होगा उनका नाम जो है वो एक लोगो के डिजाइन में लिखा हुआ होता है। लोग लोगो बना रहे होते हैं। हर काम, हर बंदा जो छोटा मोटा काम अपना शुरू करता है वो कहता है जी मैं इस नाम से शुरू कर रहा हूँ, लोगो उसका होना चाहिए। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, पोस्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, उस वेबसाइट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट की जरूरत होती है, पिक्चर एडिटिंग की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बआसानी। इसी तरह जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी पोस्ट डिजाइनर चाहिए। ये भी फ्रीलांसिंग की फील्ड है, लेकिन आप मल्टीपल फील्ड में काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे, अगर ग्राफिक्स सीखेंगे, लर्न करेंगे, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ग्राफिक्स की, तो आप मल्टीपल फील्ड में काम कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल फील्ड में भी काम करें, आप एक स्टूडियो में भी काम कर लें, और आप किसी वेबसाइट वाले के पास काम कर लें, या किसी कंपनीज के साथ काम कर लें, या वेब वेब डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर हाउसेज में चले जाएं, उनको अपना कार्ड दे दें सॉफ्टवेयर हाउसेज में कि भाई मैं लोगो डिजाइनिंग करता हूँ, पोस्ट डिजाइनिंग करता हूँ, आपके पास वेबसाइट्स आती हैं तो मुझसे जो तस्वीरों का काम है तो मुझसे करवा लें आप, मैं आपको करके दूंगा। क्लाइंट्स को इस तरह से ग्रैब करें। और दूसरी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। पेनाफ्लेक्स वालों के पास काम होता है, पम्फलेट्स वालों के पास काम होता है, बिल बोर्ड्स वालों के पास, और ये सारी चीजें यहाँ पे छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक सारा का सारा काम चल रहा होता है। फिर इन सब चीजों के अलावा भी आप फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी ये काम कर सकते हैं कि आप अपने लोगो डिजाइन करके उसके बाद प्लेटफॉर्म पे डालें, और अगर किसी को कंपनी के लिए चाहिए हो या पसंद हो तो आपसे वो पूछता है इस तरह से बनाने का। खैर इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग की डिमांड भी आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। लोगों के पास जो अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं उनके पास टाइम कम है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे डेटा एंट्री भी उसमें करनी है। अब वो डेटा एंट्री का काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन 4 घंटे में अगर मैं डेटा एंट्री का काम करूंगा तो 4 घंटे में मैं जो 5,000 रुपये कमा रहा हूँ वो जाया हो रहे हैं। सही है। तो मैं कहता हूँ कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ लूँ जो कंटेंट डेटा एंट्री करे, सॉरी। तो डेटा एंट्री करने वाला एक आम आदमी है, उसने कहा यार मुझे स्किल्स ज्यादा तो नहीं है लेकिन डेटा एंट्री में कर सकता हूँ, टाइपिंग स्पीड मेरी है, और मैं फ्रीलांसिंग टाइपिंग के ऊपर करता हूँ, डेटा एंट्री वगैरह मैं कर लेता हूँ। उसको मैं कहता हूँ ठीक है जी ये 4 घंटे का काम है, 1,000 रुपये लेना, ये कर लेना। वो कहता है जी मोस्ट वेलकम, 4 घंटे में 1,000 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। क्या डेटा है, ये डेटा है, कर लिया। अब इधर हुआ क्या, मैं जो 5,000 रुपये कमा रहा था उसमें से मैंने 1,000 रुपये कंटेंट राइटर को दे दिए। उसके पास कोई स्किल नहीं थी लेकिन वो डेटा एंट्री कर सकता था। सॉरी, बार बार कंटेंट राइटिंग आ रहा है मेरे मुंह के ऊपर। तो डेटा एंट्री वो कर सकता था, तो उसको मैंने 1,000 रुपये दे दिया, उसने कर दिया। उसका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो फैली हुई है। अब डेटा एंट्री के नाम पर भी फैली हुई है। कंटेंट राइटिंग के भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, और उनको रिसर्च के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो हैं वो पेपर वर्क नहीं कर सकते। जैसे अभी की जो नई जनरेशन है उनके हाथ तो माशाल्लाह टाइपिंग पे ऐसे हैं जबरदस्त। मोबाइल पे भी वो मोबाइल पीछे छुपा हुआ होगा और वो टेक्स्ट कर सकते हैं बआसानी, इतना जबरदस्त उनका हाथ चलता है। लेकिन जो थोड़े से पुरानी एज के लोग हैं वो इन चीज से थोड़ा सा
महरूम है, कमजोर है। तो जितने भी ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जब ये रिसर्च करते हैं तो इनको उसकी कंटेंट के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। टाइपिंग करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, डेटा एंट्री करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग जो कहते हैं जी मैं ग्राफिक डिजाइनर यार नहीं बन सकता, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, पहले तो ये बात है कि क्यों नहीं बन सकते, बने। लेकिन अगर वो कहते हैं जी नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो मेरे पास पहले से ये स्किल्स है, तो जो आपके पास पहले से स्किल्स है आप उसको निखारें, आगे बढ़े। ठीक। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट, नो डाउट बेहतरीन। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि इसमें पहले आपको सीखना पड़ता है। एक प्रोफेशनलिस्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम इस पे देना पड़ता है। थोड़े से टाइम से मुराद मेरे ये है कि कम मिनिमम मिनिमम 1 ईयर तो आपको बेसिक सीखने में लगेगा तमाम लैंग्वेजेस का, HTML CSS जावा PHP, और फिर डेटाबेस DB वगैरह जो भी है आपका। और उसके बावजूद हर 2 महीने बाद एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा देती है हमारी टेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी। लेकिन जब आपको बेसिक आ रहा होगा तो आप फिर इन तमाम चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में आप कह रहे हैं कि जी मैं एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अगर मैं बनाना चाहूँ, तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप करें, लेकिन साथ साथ फिर लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दें जो वेब डेवलपर करना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस। अगर कोई बंदा कहता है जी सर मैं वर्डप्रेस पे, तो मैं वर्डप्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल करें। अगर आपके पास कोई बंदा है और वो कह रहा है जी मुझे वेबसाइट बना के दो और वर्डप्रेस पे बना के दो, तो आप उसको कौन होते हैं मना करने वाले? मतलब आप तो अपनी रोजी पे लात मारेंगे ना फिर तो। आप उसको बोलेंगे जी नहीं मैं वर्डप्रेस पे काम नहीं करवाओ, आप CSS पे HTML पे करवा दो। ये वही वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर ले जाएं कि जो बंदा कैनवा पे काम कर रहा है और एक क्लाइंट आया, वो कह रहा है जी मुझे जल्दी चाहिए, कैनवा पे ही चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, कैनवा पे चाहिए। तो मेरे पास, मैंने जो अभी कैनवा और एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का जो मवाजना किया था, तो मैं मेरे पास से आ गया। तो मैं पागल हूँ, मैं इसको बोलूंगा नहीं नहीं कैनवा पे नहीं, इलस्ट्रेटर पे काम करवाओ। वो कह रहा है कि भाई आपको चाहिए, मुझे काम कैनवा पे चाहिए, मुझे पता है इलस्ट्रेटर क्या होता है। तो इसी तरह अगर कोई बंदा क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है जी मुझे वर्डप्रेस पे वेबसाइट चाहिए, तो आप वर्डप्रेस पे उसको बना के दें, क्या है। अब उसको चाहिए वर्डप्रेस पे, तो फिर समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। फिर अगली बात प्रोग्रामिंग के पे अटके, अगली स्लाइड पे आइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेहतरीन बिजनेस है अगर कोई इसको सही तरीके से समझे। बहुत बेहतरीन फ्रीलांसिंग है डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत बेहतरीन, अगर कोई सही तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अननोन नंबर्स को मैसेज सेंड कर रहे होते हैं ग्रुप में, और अननोन पेजेस पे चला दिए। और डिजिटल मार्केटिंग को लोग इस तरह से शो करते हैं कि जितने ज्यादा आपके जो एड हैं या आपका जो प्रोडक्ट है लोगों ने उसको व्यू कर दिया तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग पूरी हो गई। नहीं, ये सही डेफिनेशन नहीं। डिजिटल मार्केटिंग लोग इसलिए नहीं करवाते कि मेरा एड या मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसलिए करवाते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आप उन जगहों पे करें जहां पर प्रोडक्ट बिके। देख तो हर बंदा लेता है, मेरे पास भी ग्रुप में कोई चीज आ जाएगी और मैं खाली इस ग्रुप को खोलूंगा तो वो व्हाट्सएप पे वो सीन हो जाएगी, अभी मैंने देखी भी नहीं, मुझे देखनी भी नहीं। मैंने सिर्फ ग्रुप पे क्लिक किया, 500 600 उसके अंदर मजीद चैट है, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो सारी रीड हो जाएंगी ऑटो, वो मैंने देख लिया। फेसबुक पे मेरी नजर से गुजर गई, वो मैंने देख लिया। ठीक है। तो हम ऐसी जगहों पर काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जहां पर लोग एक्चुअल प्रोडक्ट को खरीदें, जहां पे उनको जरूरत होती है। उसकी भी एक टेक्निक है बहुत सारी। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके लिए तो फिर अलग पूरा एक कोर्स होगा, लेकिन उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। चूंकि हम लाइव एग्जांपल जो है वो ज्यादा यूज करते हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर ताकि लोगों को पता चले हकीकत, फर्जी किस्से कहानियां नहीं। तो लाइव एग्जांपल में एक हमारा ही शागिर्द है, और मैं और मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे, कामयाबी दे। तो हमारा दोनों का शागिर्द
हम दोनों दोस्त बैठे थे और वो आ गया और उसने पूछा कि जी मैं फला फला, उसका फूड का बिजनेस था, मतलब कि पिज्जा वगैरह और ये सारी चीजें। और वो कह रहा कि जी मैं अपने काम को फैलाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी पोस्ट कहाँ शेयर करूँ। उसने ये पूछा, बिजनेस को फैलाना चाहता है। अच्छा, मेरी फील्ड बिल्कुल अलग है, दोस्त की फील्ड बिल्कुल अलग है, तो दोनों के अलग अलग नजरिए, अलग अलग। उसका नजरिया ये था कि भाई जहां पर लोग ही लोग होंगे, मिसाल के तौर पे आपने फूड है, तो आप ऐसी जगहों पर डालें जहां पर फूड की बहुत सारे लोग मौजूद हों, पेजेस हों। जैसे सॉरी, वो कह रहा था ऐसी जगह पे डालें जहां पे फूड के एडवर्टीजमेंट ना हो। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि भाई वेट लिफ्टिंग का पेज उठा लें, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज का पेज उठा लें, और इस तरह बहुत सारे पेजेस हैं, अलग अलग हैं, शायरी वाला पेज उठा लें और अलग अलग पेजेस उठा लें जो लोगों ने ग्रुप बनाए हुए, पेजेस बनाए हुए, और उस पे अपनी पोस्ट शेयर कर दें। अब ये टेक्निक क्यों? ये टेक्निक का जवाब ये था कि जहां पर ऑलरेडी फूड वाले इतने सारे मौजूद हैं, वहां पर आपकी पोस्ट की क्या वैल्यू होगी। जहां पर कोई नहीं है, वहां आपको यूनिक लगेगा कि हाँ यार ये एक नई चीज है, लोग वहां देखेंगे आपको। जहां पर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की पोस्ट चल रही हैं और इतने लोगों के व्लॉग्स चल रहे हैं और ये सारे फूड की पेजेस हैं, हर बंदा ही वहां पे खाली फूड की पोस्ट, तो आपकी पोस्ट को कौन देखेगा। तो मेरा नजरिया उसमें डिफरेंट था। मैंने कहा कि ये गलत नजरिया है। अगर किसी को भूख लगी होगी तो वो टेलर के पास जाएगा, बार्बर के पास जाएगा, मदरसे स्कूल जाएगा, कंपनी में जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी होटल पे जाएगा, किसी टक शॉप पे जाएगा, किसी सफर पॉइंट पे जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, इसी तरह है ना। यानी कि जहाँ खाना मिलता होगा वो वहां जाएगा। उसके जहन में कभी ये आएगा कि यार मैं नाई की दुकान पे जाता हूँ, शायद वहां पे खाना हो। एक पॉइंट तो ये समझ में आ गई होगी, बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगली बात, आप बार्बर की शॉप में बैठे हैं, हेयर कटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, और आप जो है हेयर कटिंग करवाते हुए कोई खाना बेचने वाला आ गया, तो क्या आप उससे खरीद के खाएंगे उस वक्त? नहीं ना। इररिलेटिंग चीजें। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मोबाइल मार्केट, लोग घबराते हैं वहां पर अपनी शॉप डालते हुए। कुछ लोग वो कहते हैं यार हजारों की तादाद में मोबाइल वाले हैं, मैं उधर जाके मैं से कौन खरीदेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें वही जगह चाहिए जहां पहले से लोग मौजूद हों, ताकि मेरे पास क्लाइंट आए। टेक्निक को यूज करना हमें आना चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग है। खैर फिर हम वर्चुअल असिस्टेंट उसमें आ जाता है। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट में लोग क्या करते हैं कि किसी भी बिजनेस में थोड़ा बहुत उनको अगर वो होता है, स्किल उनकी होती है, वो माहिर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी सोर्स काम करते हैं। एक पार्टी से प्रोजेक्ट लेते हैं, दूसरे पार्टी से प्रोजेक्ट का काम करवाते हैं, और बीच में वो खुद वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम कर रहे होते हैं और उसका बेनिफिट कमा रहे होते हैं। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अपने प्रोफाइल को मेंटेन, आपने एक पार्टी से प्रोजेक्ट लिया, दूसरी पार्टी से आपने काम करवा लिया, बेनिफिट उठा लिया, लेकिन अपनी प्रोफाइल को डेवलप करें। जिन पार्टीज को प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं उनके साथ खड़े हों, तस्वीरें खिंचवाएं, उनको थैंक यू कहें, उनका रिव्यू लें, पोर्टफोलियो लें और अपने पेजेस पे डालें, ताकि कोई आए तो वो आपको बताए कि यार वो खुद ही देखे कि हाँ यार फला फला कंपनी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। जिन जिन कंपनी से आप काम करवा रहे हैं उनसे रिव्यू लें, अपने बारे में कमेंट्स लें, अपना पोर्टफोलियो बनाए लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये मल्टीपल इंडस्ट्री के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, मल्टीपल लोग इनको जानते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये करते हैं। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अदर टेक्निक्स हमारे पास आ जाती है, अदर फ्रीलांसिंग फील्ड में आ जाती है, जिसके अंदर टेलर है, उसके अंदर ड्राइविंग है, हम पहले बात कर चुके हैं, उबर और बाइक या वगैरह तमाम चीजों की। इसी तरह काउंसलिंग आ जाता है और ट्रेनर्स आ जाता है, बेशुमार है। मतलब जो काम आप फिजिकल कर सकते हो वही काम आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो तकरीबन। मैंने बहुत रिसर्च की है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग सिर्फ कंप्यूटर का काम है, मैं कहता हूँ नहीं। लोग इतर बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग हो रही है।
कंपनी में बैठे हुए अपने लंच टाइम में उन्होंने अपने इतर के एड चला दिए। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में डील की हुई है लोगों के साथ कि यार मैं आप मुझे डिजाइन भेज दिया करें, जो डिजाइन मुझे चाहिए होगा मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, फिर वो मैं आके ले जाऊंगा। तो मार्केट में जो बैठा हुआ है उसको भी तो अपना कस्टमर चाहिए, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको जो भी डिजाइन आएंगे वो भेज दूंगा। अब यहाँ पे लोग डिजाइन लेके वो अपने ग्रुप्स में चला रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए ऊपर रख रहे हैं उसके, और बोल के ले रहे हैं। कुछ तो ऐसे माशाल्लाह शरीफ लोग हैं वो बोल के ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आएंगे जाएंगे मार्केट जाएंगे, ख्वारी करेंगे, थकेंगे, परेशान होंगे, तो मैं 200 रुपये ऊपर ले रहा हूँ, इतना आपका पेट्रोल लग जाता है, मेरा भी इतना लग जाता है, लेकिन आप बाकी थकावट से बच जाते हैं। टेक्निक है, बिजनेस की टेक्निक है। तो वो दे रहे ग्रुप्स में, और माशाल्लाह वो अपने काम के साथ साथ, फुल टाइम काम के साथ साथ पार्ट टाइम में, उसको पता भी नहीं चलता, महीने के 25,000 30,000 वो इसी तरह कमा लेते हैं थर्ड पार्टी रिसोर्स पर। तो जितने भी काम है ऑनलाइन, क्या नहीं बिक रहा, जो चीज ऑनलाइन बिक रही है समझ लो वो फ्रीलांसिंग के अंदर शुमार है। कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, दराज के साथ वो लिंक हुए हैं, कुछ लोगों ने अली एक्सप्रेस के ऊपर अकाउंट बनाए हुए हैं, वहां से आप जुड़े हुए हैं, शॉपिफाई है, और बेशुमार चीजें हैं, मतलब हर एक चीज है। तो बस अब हम क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। आपके जहन में अगर पहले से कोई स्किल है तो आप वो बताएं कि यार मेरी ये स्किल्स है, मैं इसको आगे कैसे लेकर चलूं, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई स्किल्स नहीं है, अभी चुनी है, तो आप वो बताएं कि सर ये मैंने अभी चुनी है, मैं इसको कैसे लेके चलूं आगे। और अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ना पहले चुनी थी ना अभी चुनी है, आगे चुनूंगा, तो आप तब भी हमसे डिस्कस करें ताकि उसके हवाले से हम ठीक है। टू बी ऑनेस्ट वी हैव ओनली 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, अगर किसी के जहन में कोई बात है तो मुझे बता सकते जी। 500 स्किल्स लेके चलें, जो हमारी पुरानी वाली स्लाइड थी उस पर हमने बात की थी, क्या बात की थी कि आपको क्लाइंट्स को मैनेज करना आना चाहिए। आप क्लाइंट को मैनेज करेंगे, आप 3 4 नहीं 300 400 फील्ड को साथ लेकर चलें। क्लाइंट मैनेज करना आना चाहिए, बिजनेस टेक्निक आनी चाहिए आपको। लोगों के पास स्किल्स है, कोई ऐसा बंदा है जो स्किल्स से खाली है? भाई हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली दिमाग है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है और बहुत बेहतरीन कर सकता है। यूटिलाइज करना आना चाहिए बंदे को, तो आप यूटिलाइज करें अपने आप को, ठीक है, तो जरा और अच्छा होगा जी। एनीथिंग एल्स? ठीक है। अच्छा पहले तो आप मुझे ड्यूरेशन बताएं ना, आप कह रहे हैं कि जी मैंने HTML CSS का बेसिक कर लिया है, JS का भी मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं बेसिक कर लिया है। नहीं, नहीं किया। तो बेसिक बेसिक कर लिया लेकिन कुछ खास नहीं किया, आपने ये वर्ड भी बोला। आप पहले मुझे ये बताएं इन बेसिक में आपका टाइम कितना लगा? ड्यूरेशन बता दें सर, ड्यूरेशन। नहीं वैसे मतलब टोटल आपकी जिंदगी का लाइफ, मतलब 2 साल कोर्स किया, 1 साल कोर्स किया। अब आप ये डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे मैं कहूँ, मैं आपको कहूंगा ना, मैं बोलूंगा मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, इसमें जो है ना इतने एतवार की छुट्टियां थी, इतनी ईद की छुट्टियां थी, इतने घंटे में रात में सोया, और समथिंग समथिंग सो ऑन, इस तरह नहीं करूंगा ना, ठीक है। मतलब कितना ड्यूरेशन आपका लगा इस बेसिक को सीखने में? 6 महीने लगा, साल लगा, 1.5 साल लगा, 2 साल लगा? 6 महीने। अच्छा 6 महीने में आपने जितनी मेहनत की, आप कह रहे हैं उसमें मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, सारा नहीं सीखा अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप आगे आप जो टाइम लगाएंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसमें मैं आपको एक मशवरा ये दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल सीखें, मैं मना नहीं कर रहा, रेगुलर सीखते चले जाएं, इसमें मजीद आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ अपने साथ फ्रीलांसिंग को काम को स्टार्ट करें। और थर्ड पार्टी रिसोर्स अगर आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे कुछ लोग थर्ड पार्टी लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस ले लिया, टेम्पलेट्स ले लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, और दूसरी शॉपिफाई है उस पर काम करना शुरू कर दिया, और इस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी रिसोर्स है जो आपको बने बनाई वेबसाइट देते हैं, बस उसमें आप चेंजिंग कर लें।
तो उसमें कोडिंग करने वाले थोड़े नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या, ये बच्चों वाला काम कर रहा है। तो मुझे बच्चों वाले काम से या बड़े वाले काम से कोई परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ से, बाप से। ठीक है। हाँ, प्लस मेरे करियर से। ये दो चीजें, करियर को मैं साथ में लाजमी जोड़ता हूँ। अगर वो बच्चे वाला काम है, मुझे फायदा दे रहा है, लेकिन मेरे करियर को नुकसान दे रहा है, तो मैं फिर वो काम नहीं करूंगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो थर्ड पार्टी की तरफ आप जा सकते हैं, प्लस आपने कोडिंग को नहीं छोड़ना। ये अभी तो आपको 6 महीने लगे, हो सकता है साल और लग जाए, 1.5 साल और लग जाए, लेकिन 1.5 साल अपने वक्त को जाया करने से बेहतर ये है कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें। आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर से क्या मुराद है? हो सकता है आपको क्लाइंट्स मिलने लग जाए, आप पैसे कमाने लग जाओ, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन इससे भी आपको तजुर्बा आएगा। क्लाइंट्स को कैसे लेते हैं, किस तरह से ग्रैब करते हैं। जब आप 1.5 साल बाद कोड के ऊपर आएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो आपको पहले से पता होगा कि क्लाइंट्स के साथ डील कैसे होती है, मार्केट वैल्यूज क्या है, मार्केट इंक्रीज कब हो रही है, डिक्रीज कब हो रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट के कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बहुत हाई है, कौन सा प्रोजेक्ट बहुत लो है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज के पीछे लगे हुए हैं, बाकी दाएं बाएं आप नहीं देख रहे, और 2 साल उस पर मुकम्मल करने के बाद फिर जब आप मार्केट के अंदर आते हो, तो तब भी आप कोरा कागज हो। फिर आपको 1.5 साल और चाहिए मार्केट समझने के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम को जाया ना करें अपने। ठीक है। क्लाइंट्स को साथ लेकर चलें, टाइम को जाया ना करें, तो आप उसमें। अच्छा, प्लस एक चीज ये थी, और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि कुछ लोगों को तो शदीद नफरत होती है थर्ड पार्टी से। हो सकता है आपको भी हो। ठीक है, करें नफरत, किसने मना किया? फिर आप जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा मुझे HTML आता है, CSS भी आता है, बूटस्ट्रैप भी आता होगा। तो वेब डेवलपर अलग है, वेब डिजाइनर अलग है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं जहां पर हर काम के लिए अलग बंदा है, कि भाई वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है तो फला बंदा करेगा। अब मजीद इस पे CSS अप्लाई करना है तो फिर वो प्रोजेक्ट दूसरे बंदे के पास चला जाएगा। फिर उसको अगर DB के साथ कनेक्ट करना है तो डेटाबेस के लिए अलग बंदा होगा। फिर इस तरह पूरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आप किसी भी जगह पर आप स्ट्रक्चर वाला काम शुरू करते हैं कि यार मुझे HTML मुकम्मल आता है, मुझे CSS भी आता है, मजीद लैंग्वेजेस में सीख रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रक्चर वाला काम दे दे। तो आप यहाँ से काम शुरू कर दें। कहने का मकसद ये है कि करियर को अपने दाव पर न लगाएं, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को साथ लेके चलें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट, मैं फिर वही पे वो जो मैंने वो मिसाल दी थी ना डेटा एंट्री वाली, याद होगी आपको। हाँ, तो वो वहां पर आपको मैं फिर एक और मिसाल देता हूँ वहीं पर ही, कि एक वेब डिजाइनर है जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और स्ट्रक्चर लैंग्वेज पे उसका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है उसको। तो वो क्या करता है कि थोड़ा पेमेंट अपने रखता है, परसेंटेज थोड़ा दूसरे बंदे को देता है। आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इस तरह के क्लाइंट ढूंढना यही कमाल है, जो हम 5th डे में सीखेंगे। क्लाइंट की मार्केट से कैसे उठाते हैं, 5वें दिन हमारा ये टॉपिक है, तो इंशाल्लाह उसमें हम उस पर बात करेंगे। एनीथिंग एल्स, कोई और बात है? टास्क आप लोगों के लिए ये है, थोड़ा बहुत होमवर्क तो होना चाहिए, कि अपनी अपनी फील्ड चूज कर लें, ठप्पा लगा लें। लेकिन ऐसे ही नहीं कि पेपर पे लिख दिया कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा, या मैं वेब डेवलपर बनूंगा, या मैं उबर चलाऊंगा, या मैं प्रिंटिंग का काम करूंगा। नहीं, आप अपनी स्किल्स को पहले देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या कर सकते हैं, पहले उसको देखें। फिर उसको आप जोड़ें फ्रीलांसिंग के फील्ड्स के साथ। फिर आप देखें कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। बाज़ औक़ात स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, मार्केट वैल्यू बहुत कम है, उसकी वो पेमेंट नहीं मिल रही उस चीज की। तो आपने इन सब चीजों को जोड़ना है, एक चेन बनानी है, कि ये काम मैं शुरू करूं, ये मेरे अंदर स्किल्स है, ये फील्ड में चूज कर रहा हूँ, और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट क्या है? वो ये है कि 2 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। और सुनी सुनाई बात पे आपने यकीन नहीं करना, ये जहन में रखें। ठीक है। दोस्त से पूछ लिया, बोलेगा तुम्हें पता है 2 साल बाद, वो ऐसे ऐसे ही बोलते ना, तुम्हें पता है अभी आज ये कुछ भी नहीं है, 2 साल बाद इसकी वैल्यू देखना क्या होगी। तो 4 2 साल गुजर जाते हैं, बोला अभी तो बस शुरुआत है, थोड़ी बहुत होगी अभी।
अब बस 6 महीने बाद देखना इसकी वैल्यू क्या होगी। वो आपका टाइम, आप खुद देखें, आप माशाल्लाह समझदार हैं, एडल्ट हैं सारे के सारे, तो आप सारे समझदार हैं, आपने खुद देखना है कि जिस फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ कि आफ्टर 2 ईयर उसका कोई वजूद है भी या नहीं। पता लगे मैं 2 साल इस पे काम करूँ, 2 साल तक तो मैं कमाऊँ इससे, लेकिन 2 साल के बाद फिर घर बैठ जाऊँ, तो हर चीज मुझे फिर जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। पहले आप अपनी स्किल्स देखें, स्किल्स के बाद अपनी फील्ड देखें कि कौन कौन सी फील्ड है जो मैं काम कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग के तौर पर, और फिर उसकी देखें मार्केट वैल्यू करंट क्या है, और फिर ये देखें कि आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू क्या होगी या ये कहाँ पहुंचा हुआ होगा। इन चारों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक फील्ड चूज कर लें, क्योंकि हमारे अगले जो टॉपिक्स हैं, कल जो होगा, उसके बाद जो होगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने में आसानी होगी। आपने फील्ड चुनी हुई है तो अगली चीजें आपको समझ में आएंगी, आपने फील्ड नहीं चुनी हुई तो फिर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? प्लेट जैसे हम कल अगर किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, भाई फला प्लेटफॉर्म पे यही काम आप कर सकते हैं, तो आपने फील्ड चुनी हुई है ना, तो आपके जहन में मुझसे ज्यादा 10 आइडियाज आ जाएंगे, यार सर ये एक बता रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह से चेन बन गई आपकी, आपका करियर डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन आपके जहन में पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, फिर आप देखते रहेंगे और बस जो चीज आपके दिमाग पे लगेगी आप बोलेंगे माशाल्लाह यार सर, माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं। जो चीज आपके दिमाग पे नहीं लगेगी बोलेंगे यार क्या बोर हो रहा हूँ मैं तो बेटा बेटा इस वर्कशॉप के अंदर बेजार हो रहा हूँ। ठीक है, कनेक्ट करेंगे हम आपके आपके आइडियाज को मार्केट वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोग आए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल फिर हम इसी तरीके से क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, मेक श्योर टाइमिंग का ख्याल रखें, 10 बजे से 12 बजे तक क्लासेस है, और बीच में 10 to 15 मिनट का आपका ब्रेक होगा। ठीक है, और ये मवाद वगैरह हम ग्रुप में आपके साथ शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।